हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आज तारीख हो चुकी है 12 दिसंबर 2020, दिन शनिवार। और आइए बात करते हैं फटाफट से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में आपको बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम की 50 बड़ी खबरें हैं, जहां दोस्तों सरकार का बड़ा फैसला है। आपकी जमीन जायदाद संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया है। मैं आपको बताऊंगा कुछ एजुकेशन से संबंधित खबरें भी हैं, सरकारी नौकरियों को लेकर भी अपडेट है। देश में ठंड फिर से बढ़ेगी, मौसम समाचार की तरफ से ऐसा अलर्ट भी आ रहा। कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों की एक नई चेतावनी भी निकल कर आ रही है। आखिर क्या है जानेंगे अपन। साथ ही दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर सबसे बड़ी खबर है, आज फिर से किसान भाई लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन वगैरह करने जा रहे हैं और अपने आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करने जा रहे हैं। हाईवे चक्का जाम करेंगे आज किसान फिर से, और दिल्ली चले 50,000 किसान। किसानों के अब आर पार को लेकर बड़ी खबर भी है। आखिर क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको एक एक करके। आज के फटाफट से 50 बड़ी खबरों को जानते हैं इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मिलावटी शहर पर एक्शन में आई सरकार। अब चीनी मिलाने वाले बड़े बड़े ब्रांड्स पर भी होगी सख्त कार्रवाई। जी हां, दरअसल आपको पता होगा देश में हाल ही में लगातार शहद में मिलावट की खबरें आई थी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि CCPA ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मैं किसी ब्रांड का पर्टिकुलर का नाम नहीं लूंगा, बाकी दोस्तों बड़े बड़े ब्रांड्स जिनका आप और हम शहद का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी शहद में मिलावट पाएगी, समझ रहे हो ना। तो अब सरकार की सख्त चेतावनी है कि अगर शहद में चीनी यानी कि शक्कर वगैरह मिलाई जाती है ना, तो बड़े बड़े ब्रांड्स पर भी अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये वाकई में अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, अब नए साल में ही बजेगी शहनाई। 2021 में आखिर कब कब है शुभ मुहूर्त। दरअसल दोस्तों ये साल 2020 का आखिरी महीना है दिसंबर, राइट। और इसमें कल 11 तारीख को जो विवाह शादी के मुहूर्त थे वो निकल चुके हैं। अब इस साल नहीं है मुहूर्त। साल 2021 की बात करें तो जनवरी फरवरी मार्च तक शादी के लिए एक भी शुभ मुहूर्त नहीं है। अगले साल सिर्फ 97 दिन ही है जो विवाह के लिए शुभ मुहूर्त में आ सकते हैं। और यहाँ पर तारीख महीनों वार तारीख दी हुई है कि आखिर विवाह के लिए 2021 में शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, ठीक है ना। चलिए बात करें अगली खबर में। अपडेट देखिए, महाराष्ट्र सरकार का आदेश है दोस्तों, जींस और टी-शर्ट पहनकर दफ्तर न आए सरकारी कर्मचारी। जी हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक सख्त नियम बना दिया गया। अब सरकारी कर्मचारी जो वो जींस टी शर्ट पहनकर दफ्तर ऑफिस नहीं जा पाएंगे और यहाँ तक कि शुक्रवार को खादी पहनना भी अनिवार्य होगा। देखिए जरा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक सख्त नियम लागू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने सचिवालय और सरकारी ऑफिसों के कार्यालयों के ड्रेस कोड को तय कर दिया। अब सचिवालय और सरकारी ऑफिसों के कर्मचारियों के टी शर्ट और जींस पर तो रोक लगेगी। साथ ही राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक ऑर्डर जारी करते हुए कहा दोस्तों कि अपने कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले स्टाफ को सही कपड़े पहनने को कहा। और इसके अलावा सप्ताह में कम से कम एक दिन शुक्रवार को खादी के कपड़े पहनकर आए कर्मचारियों से सरकार ने ये भी कहा है। तो ये वाकई में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक सख्त नियम लागू किया जा रहा है। चलिए साथ ही बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच 1965 में बंद हुई ट्रेन 55 साल बाद फिर से पटरी पर दौड़ेगी। PM मोदी खुद करेंगे इसका उद्घाटन 17 दिसंबर को, है ना। भारत और बांग्लादेश, जिसे तब का पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता था, उसके बीच अब बंद हुई रेल सेवा को 55 साल बाद फिर से शुरू किया जा रहा है। इसका उद्घाटन दोस्तों 17 दिसंबर को भारत के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना मिलकर करेंगे। इसकी पुष्टि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधिकारियों ने की है, तो ये अच्छी बात है। और चलिए बात करें अपन अगली खबर में, जहां रेलवे की जब बात हो रही है ना, तो रेलवे भर्ती परीक्षा को लेकर भी कुछ अपडेट मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। रेलवे परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर है, 15 दिसंबर से दोबारा शुरू होने जा रही है भर्ती प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के करोड़ों छात्रों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल रेलवे के 1.5 लाख पदों को भरने के लिए 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स जो परीक्षा देंगे ना अभ्यर्थी, उनकी भर्ती प्रक्रिया अब 15 दिसंबर से फिर से शुरू होने जा रही है। क्योंकि इतने दिन क्या कि कोरोना काल चल रहा था और लॉकडाउन वगैरह के चलते भर्ती प्रक्रिया को रोका गया था, लेकिन अब रेलवे के लगभग खाली पड़े 1.5 लाख पदों को भरने के लिए तकरीबन 2.5 करोड़ लोग परीक्षा देंगे। आवेदक पिछले 2 सालों से इस समय का इंतजार कर देते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छी खबर है। परीक्षा का आयोजन 3 चरणों में किया जाएगा, जबकि पहले चरण की ऑनलाइन परीक्षा 15 दिसंबर को होगी। अधिकारियों की माने दोस्तों तो भारतीय रेलवे ने इस बाबत पूरी तैयारियां शुरू भी कर ली है। ई-कॉल लेटर जो है वो 11 दिसंबर से डाउनलोडिंग के लिए चालू हो चुके हैं और 15 से लेकर 18 दिसंबर के बीच परीक्षाएं चलेगी। कुल 1 लाख से ऊपर अभ्यर्थी हैं जिनको इतने सारे परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था की गई है, तो जानकारी आप देख सकते हैं। और चलिए अब अपन बात करें अगली खबर में, जहां देखिए उत्तर प्रदेश में अच्छी खबर है। योगी सरकार का बड़ा फैसला देखिए, नोएडा में 4,825 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी ये कंपनी। योगी कैबिनेट से इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। देखिए डेवलपमेंट विकास को लेकर अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के विकास और रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और आगे चलकर एक बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को हुई योगी कैबिनेट की अहम बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना और PR विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी कैबिनेट की बैठक में 4,825 करोड़ रुपए के
निवेश के साथ नोएडा में फेज 2 में मोबाइल और IT डिस्प्ले प्रोडक्ट्स बनाने वाली इकाई स्थापित करने के लिए सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर के सैमसंग के मोबाइल की डिस्प्ले वगैरह ये डिस्प्ले वगैरह के जो काम है वो यहीं पर बनेंगे फैक्ट्री में। अच्छी बात है, इससे दोस्तों विकास भी होगा और लोगों को रोजगार वगैरह भी मिलेंगे। तो वाकई में सरकार का अच्छा फैसला। अच्छा, इसके अलावा कल जो यूपी में कैबिनेट की बैठक हुई है ना, उसमें और एक निर्णय ये भी लिया गया कि यूपी में बनेगा धर्मार्थ कार्य विभाग। काशी में निदेशालय और गाजियाबाद में होगा इसका उप कार्यालय। मतलब कि दोस्तों प्रदेश में धर्मार्थ कार्य विभाग का निदेशालय गठित किया जाएगा और निदेशालय का मुख्यालय जो है वो बनारस में होगा और उप कार्यालय गाजियाबाद में होगा। कल ही कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस निदेशालय के गठन को मंजूरी मिली है। तो ये भी अच्छी बात है ना। और अगली खबर देखिए, पत्थरबाजी मामले पर अकड़बाजी। देखिए सारा दोस्तों, राजनीति पॉलिटिक्स को लेकर कुछ खबरें हैं। ममता सरकार का फैसला है, गृह मंत्रालय के समन के बावजूद चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दिल्ली नहीं जाएंगे। दरअसल आपको पता होगा, बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले और नेता कैलाश विजयवर्गीय की कार पर पत्थर चलाए जाने के मामले पर ममता सरकार ने अड़ियल रुख अपना लिया। गृह मंत्रालय के समन के बावजूद ममता सरकार जो चीफ सेक्रेटरी और राज्य की डीजीपी को दिल्ली वगैरह नहीं भेजेगी। तो ये कुछ माहौल चल रहा। और इसी बीच ममता और केंद्र सरकार की तनातानी के बीच अमित शाह भी पश्चिम बंगाल यात्रा पर जा सकते हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही है। मतलब प्लानिंग बन रही है। केंद्रीय गृह मंत्री जो कि बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अमित शाह द्वारा इस महीने पश्चिम बंगाल की यात्रा किए जाने की संभावना बन रही है ना। चलिए, ये तो राजनीति की बात रही, ज्यादा अपन नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अगली खबरों में जहाँ देखिए, उत्तराखंड राज्य में स्कूल बैग पॉलिसी लागू हो चुकी है। बस्ता अब 5 किलो से ज्यादा भारी नहीं होगा। दरअसल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आजकल आपको पता होगा प्राइवेट स्कूलों में यूं ही किताबें और फालतू की कॉपियां, ढीम का फलाना, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए 4 किताबें कॉपियां बच्चों के बस्ते में भर दी जाती है और बस्ते का वजन हो जाता है 8-10 किलो 12 किलो। फिर उस उतने वजन को बच्चा जो है कमर के पीछे लाद कर रोजाना प्राइवेट स्कूल आता जाता है, आपको पता होगा राइट। तो ऐसे में दोस्तों उत्तराखंड राज्य में अब स्कूली छात्रों के लिए वाकई में बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है और इसके तहत अब 5 किलो से ज्यादा का जो है ना वो स्टूडेंट्स का बैग नहीं हो सकता है। और इसके अलावा जबकि 12वीं कक्षा तक के छात्र के बैग में अधिकतम 6 किताबें ही हो सकती हैं। यहाँ तक कि बस्ते का वजन मापने के लिए स्कूलों में तौल की मशीन भी लगाई जाएगी और बैग पॉलिसी के अनुसार पहली कक्षा के छात्र के बैग का वजन, पहली कक्षा जो छात्र है उसका वजन 2 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जबकि 12वीं कक्षा का 3.5 से 5 किलोग्राम तक में होना चाहिए, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, बच्चे कुचे भोजन से समुद्र का खारा पानी अब बनेगा मीठा। जी हाँ, देखिए जरा एक नई टेक्नोलॉजी। पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने बच्चे कुचे भोजन का उपयोग करके समुद्र के पानी के खारेपन को दूर करने की पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी विकसित की है। और ये विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति में कहा गया दोस्तों कि इस प्रौद्योगिकी का पेटेंट भारतीय पेटेंट कार्यालय से हासिल भी किया जा चुका है। खारेपन को दूर करने में सिर्फ 2 रुपए खर्च होंगे और 1 लीटर समुद्री पानी जो है वो मीठा हो जाएगा। इसके लिए खाद्य पदार्थ के स्टार्च का उपयोग किया जाता है। मतलब बच्चा कुचा जो खाना है ना, भोजन है, उसके स्टार्च का इस्तेमाल करके पानी को मीठा बनाया जाता है। तो ये वाकई में अच्छी बात है, विज्ञान की नई टेक्नोलॉजी देखिए आप। और अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, उपहार की गई जमीन पर कब्जा लेना उसे स्वीकारने जैसा है। देखिए जरा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में व्यवस्था दी है कि उपहार की गई संपत्ति को लेने वाला यदि उसे लिखित में स्वीकार नहीं भी करता है तो भी वह उपहार कानूनी रूप से योग्य माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वह स्वीकारोक्ति उपहार लेने वाले के आचरण से तय की जाएगी, न कि लिखित सबूतों से। जस्टिस NV रमन्ना की पीठ ने फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय पलट दिया और इसने उपहार को इस बिना पर खारिज कर दिया कि इसे लेने वाले ने स्वीकार किया और इसका कोई सबूत नहीं है। तो कहने का मतलब लिखा पढ़ी ना भी होना तो भी उपहार में दी हुई चीज बस एक बार दे दी तो वो फिर उसकी मानी जाएगी, समझ रहे हो ना। पहले क्यों दी जब वापस लेनी थी तो। चलिए बात करें अगली खबर में। देखिए लाइव अपडेट आ रहा है। इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल में पीएम मोदी बोले कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे कवि सुब्रमण्य भारती। इन कवि के बारे में काफी कुछ बातें भी बताई पीएम मोदी जी ने। वो एक कवि के अलावा लेखक, एडिटर, जर्नलिस्ट, सोशल रिफॉर्मर और फ्रीडम फाइटर भी थे। पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि मुझे इस साल अंतर्राष्ट्रीय भारतीय उत्सव पर भारतीय अवार्ड श्री सीनी विश्वनाथन जी को देने की अति प्रसन्नता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय आर्ट के कामों की रिसर्च पर लगा दिया और उन्होंने 86 वर्ष की उम्र में भी अपना काम जारी रखा था। तो ये कुछ बातें चल रही हैं। और साथ ही अगली खबर बात करें मौसम समाचार को लेकर अपडेट देखिए। वेदर न्यूज अलर्ट है, देश में बारिश से बढ़ेगी फिर से ठंड। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश हरियाणा की इन जगहों पर बारिश की संभावना है और इसके कारण फिर से ठंड भी बढ़ेगी। देखिए राजस्थान में 15 दिसंबर के बाद पारा 4 डिग्री तक गिर सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरे का कार्य अभी भी जारी है। यहाँ भी 15-16 दिसंबर को बारिश के आसार हैं, ठीक है ना। मौसम विभाग की माने दोस्तों तो पहाड़ी इलाकों में अभी बर्फबारी हो रही है और इसकी वजह से अगले 1-2 दिन में मैदानी इलाकों में भी बारिश हो सकती है, जिससे कि ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी कई स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, ठीक है ना। अपडेट आप देख सकते हैं कि दिल्ली और महाराष्ट्र के कोंकण में अगले 2 दिन में बारिश की संभावना है और इसके अलावा हरियाणा में भी आज और कल हल्की बारिश की संभावना है। 17 दिसंबर से यहाँ पर भी कड़ाके की
ठंड पड़ने की चेतावनी आ रही है। साथ ही दोस्तों आज 12 दिसंबर के संपूर्ण भारत के मौसम की अगर बात करें तो 5 राज्यों में कोहरे का असर दिखेगा। राजस्थान में भी बूंदाबांदी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अब 5 ऐसे कौन कौन से राज्य जहां कोहरा दिखाई देगा, तो मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दोस्तों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, बंगाल, उड़ीसा और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कोहरे के आसार बने हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भारी बारिश और बर्फबारी और ओलावृष्टि होने की भी संभावना है और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी ऑलरेडी चेतावनी जारी की गई है। ओके, ये रहे दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम समाचार। इसके अलावा और खबर ये भी है कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मध्यम बारिश और बर्फबारी की भी संभावना। उत्तराखंड में भी हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है और पंजाब, हरियाणा में भी ओलावृष्टि हो सकती है। तो काफी कुछ राज्यों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अलर्ट और चेतावनी आ रही है और इसके चलते कुल मिलाकर के आप ठंड से सावधान रहें और भी ज्यादा बढ़ेगी ठंड, है ना। अच्छा, वहीं बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो अपडेट है दोस्तों आज फिर से सोना चांदी सस्ता हुआ है। सोने के नए रेट की बात करें तो 102 रुपए टूटकर सोना 48,594 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। और वहीं चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी में 16 रुपए की मामूली गिरावट देखी गई और अभी चांदी का नया रेट चल रहा है 62,734 रुपए प्रति किलोग्राम। ओके, ये रहे आज के गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और अब बात करते हैं दोस्तों आज के कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों के बारे में, है ना। तो खबर देखिए, एक तो अमेरिका में थम नहीं रही महामारी की दूसरी लहर, हर मिनट में 2 पीड़ितों की जान जा रही है। देखिए जरा, दुनिया का मोस्ट पावरफुल कंट्री, शक्तिशाली देश अमेरिका भी इस वायरस से बहुत ज्यादा जूझ रहा है। इस खतरनाक वायरस के चपेट में आने वाले लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में ऐसे हालात हो गए कि इस समय रोजाना 2 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मामले आ रहे हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से हर मिनट 2 पीड़ित दम तोड़ रहे हैं। ये डेटा जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार है। भारत में भी क्या चल रहा है डेटा मैं आपको आगे बताऊंगा थोड़ा। और फिलहाल और एक खबर देखिए, केरला में मलेरिया का प्लाज्मोडियम ओवेल वायरस सूडान से लौटे सैनिक में मिला। केरल राज्य में एक ऐसा ही नया मसला देखा गया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को मलेरिया के एक नए जीन का पता लगाया जिसे प्लाज्मोडियम ओवेल कहा जाता है और अफ्रीका में पाया जाता है वायरस। तो आखिर भारत में कैसे पहुंचा, ये सैनिक में मिला था तो उससे हो सकता है सेना के जवान में कहीं से ट्रांसफर होकर आ जाए। और साथ ही खबर देखिए, प्रणब दा की नई किताब यादों की चौथी किस्त में प्रणब दा ने लिखा, मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने पॉलिटिकल फोकस खो दिया। जी हां, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स जनवरी में बाजार में आएगी और ये किताब पश्चिम बंगाल के एक गांव से देश के राष्ट्रपति भवन तक के उनके सफर के बारे में बताती है। वाकई में दिल से सैल्यूट ऐसी हस्तियों को। और अगली खबर देखिए, कोरोना टीका को लेकर अपडेट है दोस्तों। हर घंटे बन रही है 1 लाख सिरिंज, नहीं कर सकेंगे दोबारा इस्तेमाल। जी हाँ, क्योंकि आपको पता होगा कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ रहा है और इसके कारण जब वैक्सीन आ गई है ना, मान लो टीका बन गया ना, उसके बावजूद भी इंजेक्शन तो लगाने पड़ेंगे ना हर एक मरीज को, और हर एक मरीज के लिए इंजेक्शन दूसरे अलग अलग इस्तेमाल किए जाएंगे, राइट। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इंजेक्शन भी बनाने की जरूरत है और इसीलिए सिरिंज बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है और दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे एक ही सिरिंज को। तो ये भी वाकई में अच्छी बात है। और चलिए साथ ही खबर देखिए, एक और स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। देश की पहली mRNA टेक्नोलॉजी वाली कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी मिली है। पुणे की जेनेवा कंपनी ने इस वैक्सीन को डेवलप किया। फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन मैसेंजर आरएनए यानी कि mRNA पर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। दोनों ही 95% तक इफेक्टिव भी है। ये वाकई में अच्छी बात है और अब इसके ट्रायल को मंजूरी भी मिल चुकी है। तो देखते हैं दोस्तों कि देश में कब तक हमें वैक्सीन कंप्लीट देखने को मिले, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। और फिलहाल देखिए अगली खबर है, कोविड-19 से जीतने के बाद एक्ट्रेस शिखा मल्होत्रा को पैरालिसिस अटैक देखा गया। पेंडेमिक में नर्स बनकर अस्पताल में उन्होंने ड्यूटी भी की थी। कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान उन्होंने मुंबई के अस्पताल में कोविड-19 वार्ड में मरीजों की सेवा की थी और अभी इनको दुख के दिनों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही खबर दोस्तों, देश में आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो मरीजों का आंकड़ा 98 लाख के पार पहुंच चुका है और महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट यानी कि बोले दोस्तों तो रिकवरी रेट चल रहा है। ये वाकई में राहत की बात है कि भारत में रिकवरी रेट काफी अच्छा चल रहा है। और साथ ही खबर है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 29,900 के लगभग ये नए मामले देखे गए। ऑलमोस्ट जो कल आए थे उतने ही है। और उसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या तो हो चुकी है 98,27,000 के लगभग, ठीक है ना, जिसमें से 3,58,000 एक्टिव केस चल रहे हैं यानी कि सक्रिय हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 93,23,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के कारण दोस्तों भारत में जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 1,42,600 से भी ज्यादा पहुंच गया है। तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा भारत को लेकर, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, लेकिन इससे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर आखिर क्या कुछ माहौल और मसला चल रहा है ना। तो देखिए जरा अपडेट। एक तो किसान आंदोलन की सच्चाई देश तक पहुंचाने की कवायद तेज हो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि कानून किसानों की दशा को बदलेंगे, यानी कि पिछले एक पखवाड़े से आपको पता होगा समझौते की राह निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। सरकार और किसानों के बीच अनबन लगातार बन रही है। 7-8 बैठकें हो चुकी, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। और इसी बीच अब किसानों का यह भी कहना कि आज से किसान का आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। दिल्ली, जयपुर और आगरा हाईवे को जाम करेंगे किसान भाई लोग। भारतीय किसान यूनियन
यूनियन के अध्यक्ष बलबीर एस राजेवाल ने कहा कि हम 12 दिसंबर को दिल्ली सईपुर रोड ब्लॉक करेंगे। उन्होंने कहा कि डिप्टी कलेक्टर के दफ्तरों और बीजेपी नेताओं के घरों के सामने भी प्रदर्शन करेंगे, साथ ही हम टोल प्लाजा भी ब्लॉक कर देंगे। हालांकि ट्रेन रोकने का किसान भाई लोगों का इरादा नहीं है। ये कुछ माहौल चल रहा है। और इसी बीच खबर ये भी दोस्तों कि राजस्थान के अन्नदाताओं की केंद्र सरकार को ललकार भी है। 12 और 13 दिसंबर को करेंगे दिल्ली कूच, नेशनल हाईवे होगा ब्लॉक। राजस्थान के किसान भाई लोग भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और इसके अलावा कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। किसान आंदोलन के तहत अपडेट है। जालंधर में जियो का ऑफिस भी बंद करवा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया। इसी बीच कृषि मंत्री भी बोले दोस्तों कि हमने बहुत कुछ सोच समझ कर ये कानून बनाया, किसी के बहकावे में न आए किसान भाई लोग। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 16 दिन से जारी है और ऐसे में सरकार और किसानों के बीच अब तक कोई बातचीत में हल भी नहीं निकला। इसी बीच कृषि मंत्री का कहना है दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर जो है उन्होंने कहा कि किसान भाई लोग किसी के बहकावे में न आए, क्योंकि सरकार अभी भी बातचीत के लिए तैयार है। हम हर समस्या पर विचार कर रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री बोले कि आम किसान खेतों में गेहूं की बुआई कर रहा तो उसे आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। ये भी माहौल चल रहा है, कुछ किसान भाई लोगों को लेकर अपडेट है। तो किसान आंदोलन को लेकर ये कुछ खबरें चली। अब देखते हैं दोस्तों कि आखिर क्या वाकई में सरकार किसान भाई लोगों की बातचीत को मानती है या नहीं, या और क्या निर्णय बनता है, क्या बैठक में एक दूसरे के प्रति समझौता सहमति बनती है। जो कोई भी खबर अपडेट आएगा मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा। और बाकी अब तो मसला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका, तो माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से भी इस आंदोलन माहौल वगैरह को लेकर क्या फैसला आता है अपन जानेंगे अपडेट। लेकिन फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिएगा आपकी नवंबर महीने में फेस्टिवल सीजन के चलते खूब सारे वाहन बिके थे। जो बिक्री का रिकॉर्ड था ना वो 12.73% बढ़ गया। ये आंकड़ा आ रहा है एक सर्वे के मुताबिक। और चलिए अगली खबर देखिए जरा कि विधवा महिलाओं को 5 लाख रुपए और सिलाई मशीन दे रही है केंद्र सरकार। आखिर ये बात कितनी सच है? दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर ऐसी कुछ गप्पे मार देते हैं। देखिए जरा किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा इंटरनेट पर इसी तरह की अफवाह फैलाएगी कि प्रधानमंत्री विधवा महिला समृद्धि योजना करके जहां हर एक महिला के खाते में 5 लाख की नगद राशि मिलेगी, जल्द करें आवेदन वगैरह वगैरह, है ना। तो कहने का मतलब इस पर PIB फैक्ट चेक ने क्लेरिफिकेशन जारी किया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विधवा महिला समृद्धि जैसी कोई भी योजना नहीं चला रही। आप किसी भी योजना के झांसे में ना आए, आप उल्टा लेने के देने पड़ सकते हैं। आपको ध्यान रखिएगा, मतलब कि आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल एंड अलर्ट, सावधान रहें, है ना। और अगली खबर देखिए जरा कि प्राइवेट कंपनियों को अब लीज पर देगी अपनी जमीन इंडियन रेलवे। 2.18 हेक्टेयर के लिए रिजर्व प्राइस 393 करोड़ रुपए। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने खाली पड़ी जमीनों को प्राइवेट कंपनियों को लीज पर देने का फैसला किया। रेल भूमि विकास प्राधिकरण यानी कि RLDA ने दिल्ली में रेलवे की 2.18 हेक्टेयर जमीन के पुनर्विकास के लिए बोली आमंत्रित की है और इसके लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2021 भी है। तो ये रेलवे को कमाई को लेकर एक नया तरीका है। और साथ ही अगली खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने HDFC बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आखिर क्यों, पता आपको? हाल ही में आपको बताओगे HDFC बैंक के ऊपर कई सारी लिमिटेशंस भी लगाई थी, जैसे कि क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता, ये कोई नई डिजिटल सर्विस भी शुरू नहीं कर सकता। और इसी बीच अब HDFC बैंक पर सब्सिडरी जनरल लेजर बैलेंस कम होने के कारण RBI की तरफ से इस मामले में जुर्माना लगाया गया है ना। और अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश के 6 शहरों में खुलेंगे पोली क्लिनिक, विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं आपको यहाँ पर मिलेगी। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन में 2 पोली क्लिनिक शुरू करने की तैयारियां हो रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM की तरफ से वित्त विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा गया। और ये क्लिनिकल शुरू होने के बाद बड़े अस्पतालों में मरीजों का दबाव कम होगा और पोली क्लिनिक में मरीजों की विशेषज्ञों की सेवाएं मिल सकेगी, मतलब कि एक्सपर्ट्स की सर्विस आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, जैसे शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन विशेषज्ञ, डेंटिस्ट वगैरह सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। तो ये अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, एलोन मस्क की कुल संपत्ति $150 बिलियन के पार पहुंच चुकी है और अब ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में केवल दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस और सेकंड नंबर पर है एलोन मस्क जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक है। और अगला अपडेट है दोस्तों, बीमा में ऑनलाइन सुविधा देखिए जरा। अब LIC की यूलिप को ऑनलाइन भी स्विच कर सकते हैं आप। कॉल सेंटर कई भाषाओं में मिलेंगे आपको। इसके अलावा भी इस साल जनवरी से लेकर अब तक LIC के चैटबॉट ने मतलब 1.20 करोड़ जवाब दिए और हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी, तमिल और बांग्ली जैसी भाषाओं को भी कॉल सेंटर में शामिल कर दिया गया। यानी कि LIC ग्राहकों के लिए बेहतर सुविधाएं शुरू की जा रही है, अच्छी बात है। और साथ ही खबर दोस्तों, भारत में घरों के दाम में सालाना आधार पर गिरावट देखी गई है। तुर्की में मकान की कीमतों में सबसे ज्यादा तेजी हो रही है, मतलब ये कोरोना काल के बाद जो इन्फ्लेशन देखा जा रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग ये अपडेट है। भारत में घरों के अंदर सालाना गिरावट आ रही है। उसके बाद इंडिया में देखिए घर का अपडेट की प्रॉपर्टी प्राइस अपडेट है। देश में 2.4% सस्ते हो चुके हैं मकान। होम प्राइस ग्रोथ में भारत Q3 में 7वें पायदान पर फिसल कर 54वें रैंक पर आ चुका। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स जो है ना Q3 2020, इसमें टॉप पर तुर्की है। तुर्की में सबसे ज्यादा महंगे हाउस मिल रहे हैं अभी और भारत 54वें रैंक पर आ गया। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों कि राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो रही है। BTP के 2 विधायकों ने गहलोत सरकार से समर्थन वापस ले लिया।
दरअसल पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के सामने फिर से संकट खड़ा हो गया। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस ले लिया। बीटीपी के 2 विधायक लगातार गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने वापस ले लिया। ये राजनीतिक चर्चाएं चल रही है, ज्यादा मैं पॉलिटिक्स की बातें करता नहीं हूँ, आपको पता है। और अपन सीधा आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट है दोस्तों, हुंडई स्मार्ट केयर क्लिनिक प्रोग्राम शुरू हो चुका। नई कार पर आपको 70,000 रुपए तक का आकर्षक डिस्काउंट मिलेगा, तो वहीं मैकेनिकल पार्ट्स पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। हुंडई कंपनी की तरफ से देश भर के सभी ग्राहकों के लिए काफी अच्छी नई सर्विस शुरू की गई है। इस प्रोग्राम को देश के 1288 हुंडई सर्विस पॉइंट में शुरू किया गया और इस दौरान ग्राहकों को कई तरह के लाभ वगैरह मिलेंगे, जिसमें मैंने आपको जो बताया। और भी ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आइए दोस्तों अब नजर डाल लेते हैं फटाफट से एजुकेशन शिक्षा से संबंधित कुछ खबरों में, जहां एक तो अपडेट है बीएचयू को लेकर। यूजी और पीजी के फाइनल ईयर के छात्रों के लिए 5 जनवरी से खुलेगा विश्वविद्यालय। बीएचयू रीओपनिंग की डेट्स आ चुकी हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय है ना, उसको लेकर अपडेट है, ये 5 जनवरी से खुलने जा रहा है ना। इसके अलावा इंडिया पोस्ट के अंदर 2582 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती निकली हुई है, ठीक है ना। भर्ती के बारे में आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन मैं आपको अलर्ट इसलिए दे रहा हूं कि 14 दिसंबर इसमें लास्ट तारीख है फॉर्म भरने की, और ये भी बढ़ी हुई तारीख है। तो आप 2 दिन और आपका टाइम है, 12 के बाद 13, 14 ऑल ओवर 3 दिन आपके पास टाइम है। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस में इस निकली हुई भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं ना, तो भर सकते हैं, ठीक है ना। भारतीय डाक विभाग के तहत नॉर्थ ईस्ट झारखंड पोस्टल सर्किल और पंजाब पोस्टल सर्किल विभाग में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के 2582 पदों पर भर्ती निकली है। ओके, एजुकेशन को लेकर और एक खबर है कि नीट काउंसिलिंग 2020 को लेकर अपडेट है। 3675 सीटों के लिए मॉप अप राउंड के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। mcc.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ज्यादा जानकारी देखने को मिल जाएगी, तो आप भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर के तमाम अपडेट्स, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। When was the internet first introduced in the world? तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना दोस्तों, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबाना ही है आपको, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।